हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पाथ विद सिमरन। थर्टी अप्रैल को आपका पेपर खत्म हुआ था उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस का, जो 2025 का था। ठीक है, तो पेपर्स मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी थी ऑलरेडी। दो पेपर रह गए थे, एक तो आपका हिंदी का पेपर और एक ऐसे का पेपर। एक्चुअली पेपर देके मैं देहरादून ही आ गई थी, एंड वो कुछ जितनी भी मेरी बुक्स थी वो मैंने अपने घर मेरठ मतलब पहुंचा दी, तो मतलब इधर उधर हो गई वो पेपर्स। तो अभी मेरे पास वो नहीं है। व्हेन आई विल रीच देयर आई विल गेट टू यू बैक द हिंदी पेपर एंड द एसए पेपर ऑफ उत्तराखंड अपर पीसीएस। ठीक है, जो इस बार हुआ था 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। बाकी के 6 जीएस पेपर्स मैंने शेयर कर दिए थे। 4 जीएस पेपर, 2 उत्तराखंड के जो स्पेशल पेपर थे। आई होप आपने वो पीडीएफ देख ली होगी। बाकी मैं आज वही पेपर्स आपको एक बार यूट्यूब के वीडियो के थ्रू क्वेश्चंस आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे। अगर जिसने नहीं भी देखी है तो वो देख लें कि मैंने वीडियोस भी बना रही हूँ मैं, और साथ में पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दी है पेपर्स की। ऑलरेडी मैंने आपको 2023 के अपर पीसीएस के पेपर्स की पीडीएफ दी थी। 2024 जो 24 का पेपर था उसकी भी पीडीएफ दी है, और अब ये जो 2025 का पेपर हुआ है उसकी भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। सिवाय दो पेपर रह गए हैं, हिंदी और एसए, वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर 3-4 डेज। ओके, तो आज डिस्कस करते हैं पहला पेपर जो है जीएस का, जीएस 1, जिसमें आपका आता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। इसमें किस तरह का एग्जाम पेपर आया था इस बार? ठीक है, पैटर्न वही था जो 2024 के मेंस पेपर में था, जो 2025 में हुआ था पिछले साल। ठीक है ना, फरवरी में वही पैटर्न पे इस बार भी हुआ है 2026 में। 2000 जो 25 का अपर पीसीएस मेंस है, तो इसमें पार्ट 1 है जिसमें टोटल कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन है। और हर क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है। इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, और हर एक क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। इन 50 वर्ड्स यू हैव टू राइट ईच क्वेश्चन विच कैरी 4 मार्क्स ईच, एंड देयर आर 5 क्वेश्चन इन दिस पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आता है, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है आपका 8 मार्क्स का होता है, और इस हर एक क्वेश्चन को 100 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, ये पार्ट 2 होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और 100 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को आंसर को लिखना होता है। इसके बाद पार्ट 3 आता है, जो कि लास्ट पार्ट होता है। इसमें इसमें भी 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 16 से 25 तक। टोटल हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होता है, और हर एक क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। कुल मिला के देयर आर 25 क्वेश्चन इन ऑल दिस पेपर। पूरे पेपर में 25 क्वेश्चन होते हैं। 50 मार्कर्स वाले 5 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन होते हैं 100 वर्ड्स वाले, 8 मार्कर। और उसके बाद 10 क्वेश्चन होते हैं 150 वर्ड्स वाले, 10 मार्कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका। इस तरह का पैटर्न था पूरा पूरे जीएस पेपर्स के। जीएस 1 हम डिस्कस करेंगे आज। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेंस में जो स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट रहती है, अगर आपकी प्रैक्टिस है बहुत अच्छी आंसर राइटिंग की तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप करिए। और साथ में ही पैटर्न इस तरह से रखिए कि जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 150 वर्ड्स के, उसको आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपके पेपर के छूटने की संभावना कम होगी। अगर मान लो कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो वो 4 मार्क्स वाले आपके जो 50 वर्ड्स के क्वेश्चन है वो छूटने की नौबत आएगी, ना कि 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन छूटेगा। तो हमेशा मैं तो यही प्रेफर करूंगी, कि मेरे को भी यही बेनिफिट रहा है, कि पार्ट 3 से शुरुआत कीजिए, जिसमें 150 वर्ड्स का आपको आंसर लिखना है, और 10 मार्क्स का जो हर एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद पार्ट 2 पर आइए, उसके बाद पार्ट 1 कीजिए। मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी, अगर आप चाहते हो पूरा पेपर कंप्लीट हो, बिकॉज इस पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है ना, एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, भले ही पूरे वर्ड्स फुलफिल ना कर पाओ, एटलीस्ट कुछ तो लिखो, आपको मार्क्स तो मिल जाए। तो ये एजेंडा रहना चाहिए, कंप्लीट करना पेपर। ये नहीं बहुत क्वालिटी आंसर करना है, आपको मॉडरेट आंसर लिखना है ना। बहुत क्वालिटी के चक्कर में आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, वो चीज़ नहीं करनी है। मीन्स में पहले भी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ, अभी भी मैं आपको यही गाइड कर रही हूँ। ये ध्यान रखना है कि पेपर कंप्लीट करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका क्वालिटी आंसर है, एटलीस्ट आपने इतना तो पढ़ा ही है तभी मेंस तक पहुंचे हो, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में से थर्ड अटेम्प्ट में पहुंच रहे हैं उनको तो अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो आपको वैल्यूडेशन वगैरह करना है, अपने एग्जाम्पल्स, अपने कोटेशंस, कमिटीज के नाम और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के साथ, वो आपका आंसर को वैल्यूएट करेगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप पहले 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद 100 वर्ड्स वाले, उसके बाद 50 वर्ड्स वाले। ठीक है, मैंने इसी तरह किया था, मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं पार्ट 1 से। हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से था, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आपको पता ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री पूछा है, एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं पूछा था, लेकिन आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों का पूछा गया था। तो कहीं से भी आ सकता है, ये सिलेबस में था। तो ऐसा नहीं कुछ सिलेबस से बाहर था जैसे पिछली बार हो गया था। इस बार कुछ ऐसा नहीं था कि सिलेबस से कुछ बाहर था, सब कुछ सिलेबस के अंदर दिया होता, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार। तो बहुत ही सही पेपर था और डूएबल पेपर था। ठीक है, पहला है आपका, द हरप्पन्स वर हाईली स्किल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सील्स एंड स्कल्पचर्स, डिस्कस।
तो आपको हड़प्पन की जो सील्स एंड स्कल्पचर्स हैं उसके बारे में आपको बताना है डिटेल में, ठीक है ना। जो भी उनकी थी, जैसे कि जो हड़प्पन की अ, जितनी भी स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, और जिस भी टाइप की वो बनी होती थी सील्स, आपको उसमें बताना है इसका सील्स पे क्या बना होता था। थोड़ा सा उस डिटेल बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। हड़प्पावासी महोरों एवं मूर्तियों को के निर्माण में अत्यंत दक्ष थे, विवेचना कीजिए। ये 50 शब्दों में आपको लिखना था, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और राजनीति की जानकारी में पुराण किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। हाउ आर द पुराण्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इल्यूशिडिएट। ठीक है, एक कीवर्ड देख लीजिए, इल्यूशिडिएट। आपको इसे बताना है पुराण किस तरह हेल्पफुल था इंडियन सोसाइटी को समझने में, उसके रिलीजन को समझने में, और उस समय के पॉलिटिक्स को समझने के लिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पूंजीवाद के मुख्य तत्वों को रेखांकित कीजिए। डिलिनिएट द मेन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है, उसकी मेन फीचर्स और मेन एलिमेंट्स आपको बताने हैं 50 शब्दों में। नेक्स्ट है, भारत में कृषि भूमि से जुड़ी प्रमुख समस्याएं क्या हैं। जमीन की गुणवत्ता को जमीन की गुणवत्ता को सुधारने के तरीके बताएं। ठीक है। What are the major problems associated with agricultural land in India? Suggest ways to improve the land quality. ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, सजेस्ट वेज टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में नगरीकरण से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव कीजिए, जैसे ट्रैफिक जैम, अनसस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट, वाटर स्केसिटी। ये सारे आप देख ही रहे हो इशू, हमारे देहरादून में तो बहुत है, और भी जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है वो देखने को मिल रहा है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद पार्ट टू स्टार्ट होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। मैंने जैसा बताया आपको, 100 वर्ड को, हर एक क्वेश्चन आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, और हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। छठा क्वेश्चन जो है, सात वाहनों की स्थापत्य कला शिल्पियों की उत्कृष्ट प्रतिभा का और धैर्य को दर्शाता है, स्पष्ट कीजिए। द आर्किटेक्चर अंडर द सतवाहन्स shows great skill and patience of the artisans, elucidate। ठीक है, ये आपको 100 वर्ड्स में लिखना था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। दूसरा है, दादा भाई नौरोजी एक्सपोज द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कमेंट। दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटिश शासन के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया, टिप्पणी कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। The main motive of Lord Curzon was partition of Bengal in 1905, which was political. Elucidate। 1905 के बंगाल विभाजन में लॉर्ड कर्जन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हाईलाइट द फैक्टर्स दैट वीकेंड द colonialization, सॉरी, उपनिवे उपनिवेशा उपनिवेशवाद को कमजोर करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। आपको एक तरीके से कोलोनियलिज्म के ऊपर फैक्टर्स क्या है उसके लीड करने की, आपको ये लिखना था। ठीक है ना। सबसे अच्छा तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोलोनियलिज्म गिव बर्थ टू इट्स एनिमी नेशनलिज्म। तो इससे आप अपना अच्छा सा आंसर लिख सकते हो 100 वर्ड से। इसके बाद, discuss the origin and major characteristics associated with tropical cyclones, discuss the challenges due to climate change, suggest mitigation and preparedness measure। देखो, आप इस क्वेश्चन को आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, और इस क्वेश्चन में ही 4 छोटे छोटे क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। आपको ओरिजिन बताना है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, एक तो ओरिजिन बताना है, फिर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। उसके बाद डिस्कस करना है चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, कि क्या चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तीसरा पार्ट ये हो गया। उसके बाद सजेस्ट मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस मेजर्स, मतलब 5 बोल लो आप एक तरीके से, मिटिगेशन भी बताने और प्रिपेयरनेस मेजर्स क्या है, एक तरीके से 4 ही पॉइंट में आ जाएगा ये। तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर ही 4 पॉइंट्स थे, आपको ये समझने की जरूरत है क्वेश्चन को तोड़ के कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये नहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देख लिया तो हिस्ट्री लिख दी अपनी 100 मार्क्स की वर्ड्स की आपने और चल दिए। नहीं, जो डिमांड है क्वेश्चन की वो सोचो, वो सुनो, वो पढ़ो अच्छे से, उसे अंडरलाइन करो, और वैसे ही हेडिंग बना बना के आंसर अपना लिखो 100 वर्ड्स में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बढ़िया। ठीक है, तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और उनसे जुड़ी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बदलावों पर चर्चा करें। शमन एवं तैयारी के उपाय सुझाएं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ पैकेज टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में पैकेज टेक्नोलॉजी के तौर पर हरित क्रांति की सफलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अच्छा, आलोचनात्मक अगर कहीं वर्ड आता है, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेल्युएट, तो आपको नेगेटिव नोट पे नहीं छोड़ना है, आलोचना करनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा है वो आपसे, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन भी देना है, सोल्यूशन के साथ भी। जस्ट एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट दे लो आप लोग, ये लो, ये लो, वेट।
रुको रुको रुको, वहां जाओ, वहां पे बैठो। ये लो, जाओ, गो। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो डिस्कस द एविडेंस ऑफ सपोर्टिंग अ राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जो आलोचनात्मक विश्लेषण होते हैं उसमें आपको आलोचना तो करनी ही है, साथ में ही आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड करना है, उसका सोल्यूशन भी बताना है कि आगे करना क्या है। ठीक है, एक दो लाइन में आपको, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 13th क्वेश्चन है, डिस्कस द एविडेंस सपोर्टिंग अ राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर, एल्यूशिएटेड द वेज टू मिटिगेट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के साक्ष्यों पर चर्चा करें, वैश्विक तापमान में वृद्धि के शमन के उपायों की व्याख्या करें। ओके, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में सामाजिक असमानताओं एवं गरीबी के मध्य संबंध को समझाइए। विच फैक्टर्स थ्रेटन द सोशल हार्मनी इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में सामाजिक समरसता को कौन से कारक डराते हैं। ये 15वां आखिरी क्वेश्चन था पार्ट 2 का, जो कि आपको 100 शब्दों में लिखना था, 8 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन था। अब स्टार्ट होता है आपका पार्ट 3, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है और हर एक क्वेश्चन को आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, Bhakti movement in medieval India played an important role in the development of regional languages. Explain. मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, व्याख्या कीजिए। ठीक है, The permanent settlement of Lord Cornwallis created a class of zamindars who were loyal to the British rule. Comment. लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारी का एक वर्ग तैयार किया जो शासन के प्रति निष्ठावान था। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, द 18th क्वेश्चन, review the statement of the Mahatma Gandhi transformed the Indian national movement from limited intellectual movement to a broad mass movement. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सीमित बुद्धिजीवी आंदोलन से व्यापक जन आंदोलन में रूपांतरित करने का कार्य महात्मा गांधी जी ने किया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये आपको 150 शब्दों में लिखना था। ठीक है, evaluate the role of Subhash Chandra Bose in the Indian freedom struggle. How did his ideology differ from that of the mainstream leadership of the Indian National Congress? तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताना था, उनकी क्या डिफरेंस थी आइडियोलॉजी में उनकी कांग्रेस के साथ और गांधी जी के साथ। स्पेशली आपको उस कांग्रेस सेशन का, प्रेसिडेंटशिप का डिस्कस करना है यहाँ पे 1937 में जो फैसपुर सेशन हुआ था, जिसमें फिर वो रिजाइन करते हैं, तभी तरह में ये बनते हैं प्रेसिडेंट फ्रॉम कांग्रेस। तो ये आप सच्ची बातें इसमें लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द जर्मन एम्पायर व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। अच्छा, जो ऊपर 19 वाला क्वेश्चन, मैं इसमें हिंदी का एक बार रीड कर देती हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उनकी विचारधारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य धारा के नेतृत्व में किस प्रकार भिन्न थी, इसे आपको समझाना है। ठीक है, ओके। 20th क्वेश्चन है, हिटलर की विदेश नीति जर्मन साम्राज्य के विस्तार पर आधारित थी, जो अत्यंत द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आप क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसको। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी उलझावों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अपने आंसर्स में आप एक जोग्राफिकल आप मैप बना सकते हो और आप दिखा सकते हो कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली हो रखा है, मतलब किस एरिया में ज्यादा है। जैसे कि अभी आपको पता है मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा था, वहां पे सबसे ज्यादा है मिनरल ऑयल, तो आप वो एरिया दिखा सकते हो। और जो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये कितना ज्यादा स्केर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्राइस राइज हो रहे हैं ऑयल के एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये सब चीजें आप बता सकते हो इसमें। आपके पास जब मौका मिले आपको कोई फ्लो चार्ट बनाने का या कहीं मैप बनाने का, तो उस मौके को छोड़ना नहीं है, हमें उसमें करना है उस काम को। ठीक है, नेक्स्ट, द मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स। एक मिनट, विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी उलझाव की व्याख्या कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने से वनस्पति प्रतिरूप में बदलाव आ रहा है, जिसका स्थानीय समुदायों और उनकी आजीविका पर महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण देते हुए उपरोक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। द मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स इज रीशेपिंग द वेजिटेशन पैटर्न्स is reshaping the vegetation patterns with significant and far-reaching impacts on local communities and their livelihoods. Analyze the above statements, setting the examples. भारत जैसे विकासशील देशों में तृतीयक गतिविधियों के विस्तार पर बेहतर परिवहन एवं संचार नेटवर्क के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। Examine the impact of improved transport and communication networks on the expansion of tertiary activities in developing countries like India. 24वां क्वेश्चन,
कैसे जनसंख्या राष्ट्र के विकास को प्रभावित करती है, विश्लेषण कीजिए। एनालाइज हाउ पॉपुलेशन इम्पैक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। 25वां क्वेश्चन है आपका इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन और इस पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनलिज्म एंड कम्युनल वायलेंस। कम्युनलिज्म में क्या फर्क है और कम्युनल वायलेंस में क्या फर्क है, ये बताना है आपको। संप्रदायवाद और सांप्रदायिक हिंसा के मध्य संबंधों का विश्लेषण कीजिए। ये आपको 150 शब्दों में करना है, 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये आपका पेपर 1 था, जीएस पेपर 1 जो था आपका, इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो ये हमने पहला पेपर जीएस का डिस्कस कर लिया है, पीडीएफ में पहले ही डाल दी चुकी थी, जैसे एग्जाम खत्म हुआ था उसके अगले दिन ही मैंने पीडीएफ डाल दी थी एग्जाम्स की, इस पेपर्स की। आई होप आपको मिल गई होंगी, और इस वीडियो के माध्यम से आई थिंक आपको कहीं ना कहीं हेल्प हुई होगी कि आपको किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस करना है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। बाकी और भी वीडियोस मैं जो पेपर की है उनको भी लेकर आऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए आने वाले अपने पेपर्स के लिए, आने वाले एग्जाम अटेम्प्ट के लिए, और बच्चों के साथ भी इसे शेयर कीजिए अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड।